फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पीजीटी फिजिक्स जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर था। और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4 सब सेक्शन 4। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस कैसी क्वांटिटी है। तो देखो, पहले मैं इम्पीडेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एलसीआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक सी कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस आर, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट में जो कंप्लीटली एक ऐसा फैक्टर होगा जो करंट का अपोज करेगा, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, वही चीज़ होती है इम्पीडेंस एलसीआर सर्किट में। तो ये करंट का अपोज करता है। अब इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मान लेते हैं ये इसका इम्पीडेंस है एक्सएल और इसका इम्पीडेंस है एक्ससी और इसका रेजिस्टेंस है आर। तो जेड की वैल्यू होती है आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर हम एक्ससी की बात करें तो एक्ससी इक्वल टू होता है माइनस के 1/ओमेगा सी, लेकिन ये एक इमेजिनरी पार्ट होगा तो इसको हम जे कैप से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर आप एक्सएल लिखोगे तो एक्सएल को आप लिख सकते हैं जे ओमेगा एल से। तो जब आप इम्पीडेंस लिखेंगे तो इम्पीडेंस में एक तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आर जो कि रियल पार्ट होगा, इसमें प्लस या माइनस, ठीक है, या तो एक्ससी आएगा या फिर एक्सएल आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं मान लीजिए इसको एक्ससी के टर्म में लिखूं या एक्सएल के टर्म में लिखूं तो आप ऐसे लिखेंगे आर एल प्लस में जे ओमेगा एल। अब इसमें ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट कितना होगा। देखो, मैं आपको तीनों को बता देता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो रहता है 0 डिग्री रेजिस्टेंस में। फाई क्या है? फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अगर कैपेसिटर की बात आए तो कैपेसिटर में जो फेज डिफरेंस रहता है वो रहता है 90 डिग्री और इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज, यानी कि करंट आगे रहेगा कितने फेज से? 90 डिग्री से। और इंडक्टर में इसका उल्टा रहेगा। अगर मान लीजिए इंडक्टर है हमारे पास तो इंडक्टर में रहता तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज लीड करती है, वोल्टेज लीड्स द करंट, ठीक है। तो भले प्योर कैपेसिटिव हो या प्योर इंडक्टिव हो, उन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रहेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा 90 डिग्री से और इंडक्टर में जो फेज डिफरेंस होगा वो रहेगा तो 90, लेकिन वोल्टेज लीड करती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। रेडियन में होगा तो रेडियन का मतलब हो जाएगा π/2 रेडियन, क्योंकि इनमें 2 पाई दे रखा है ना, तो π/2 रेडियन होगा। 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3 है इन केस ऑफ मेटल वायर अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडीशन ये कि वोल्टेज कांस्टेंट है। देखो, पार्ट इससे पहले जो पार्ट हमने किया था पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ अगर मैं एक कॉपर वायर ले लूँ या मेटल ले लूँ तो इस तरह से इंक्रीज करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है कंडक्टर के केस में। फिलहाल हमारे पास क्या है? फिलहाल हमारे पास एक मेटल वायर है, मतलब कि वो एक कंडक्टर हुआ। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा मेटल में, यानी कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं टेम्परेचर को कम। तो टेम्परेचर को जब रिड्यूस करोगे तो रेजिस्टेंस भी तो रिड्यूस होगा। और रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है करंट का अपोज। अब जब वो बेचारा खुद ही कम हो गया तो कहाँ अपोज कर पाएगा? तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? इंक्रीज। जैसे V = IR होता है ना, तो V तो कांस्टेंट है तो I इनवर्सली डिपेंड कर रहा होगा रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना टेम्परेचर कम करने पर, इसलिए करंट इंक्रीज करेगा। ये मेटल के केस में है। सेमीकंडक्टर के केस में इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज वर्सेस करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी। देखो, ये कुछ नहीं, ओम्स लॉ ही पूछा। अगर मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है R
और आप वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई कर रहे हो, लेट करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पर वोल्टेज V। तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है, और इसको प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, फिर हो जाता है फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, लेट से वोल्टेज को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर और करंट को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो वोल्टेज ली मैंने y एक्सिस पर, करंट लिया मैंने x एक्सिस पर। यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट 0 रहता है, तो जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है मेटल का, कंडक्टर का। तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और इसकी जो स्लोप होती है VI ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और रजिस्टर क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए आंसर होगा हमारा स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ हो गया, और स्लोप कैसी रहेगी पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटर मतलब क्या हो गया, एक तरह का जनरेटर जो जिससे आप करंट बना सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। अल्टरनेटर मतलब जनरेटर। तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो देखो जनरेटर में क्या होता है, अगर आपको मान लीजिए करंट प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल रखा, इसके बीच में हम रख देते हैं कोयल, ठीक है। और जब इस कोयल में कुछ करंट जाता है तो इस पर एक टॉर्क लगता है जिसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस P, ठीक है। या फिर अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो आ जाता है M की वैल्यू करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टॉर्क के लगने की वजह से ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा तो इसके थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से घूम रहा है, यानी कि एक DC मोटर की तरह काम करेगा। ये तो हुआ DC मोटर। अब अल्टरनेटर यानी जनरेटर में ठीक इसका उल्टा करेंगे। कैसे, यहाँ पर हम जनरेटर अगर हम बनाएंगे तो नॉर्थ साउथ पोल लिया, यहाँ पर बीच में रखी एक कोयल। अब इस कोयल को हम बाहर से घुमाएंगे। देखो यहाँ पर तो हम करंट भेज रहे थे और ये घूम रही थी जैसे मोटर में होता है। जनरेटर या अल्टरनेटर में इसका उल्टा होगा, हम इसको बाहर से घुमाएंगे, यानी कि इस पर बाहर से टॉर्क लगाएंगे। तो एक इसके अक्रॉस जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi b डॉट a, और जो EMF जनरेट होता है इसमें वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन होगी इस लूप के थ्रू वो चेंज होगी जब इसको घुमाएंगे किसी एंगल थीटा से लेट से, तो उसमें EMF जनरेट होता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हम मैग्नेट की मदद से फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं इस कोयल को रोटेट करवा करके, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो ये क्या होगी जनरेटर। मोटर में इसका उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन केस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज लॉ किस कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो लेंज लॉ होता क्या है, लेंज लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कोयल है और आप मान लीजिए यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को, इसके एक मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल को आप इधर ला रहे हो। जब आप इधर लाओगे तो इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो चेंज होगी। अब जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसका मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है आपको पता है EMF जनरेट होता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो जब आप मैग्नेट को इस तरफ ला रहे हैं तो आप कुछ एनर्जी अप्लाई कर रहे होंगे। अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस लूप में जो करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो इस मैग्नेट के पास आने का अपोज करे। तो जैसे आप नॉर्थ पोल इधर ला रहे हो तो इस तरफ से अगर आप देखोगे तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, और जब नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, देखो अगर कहीं पर साउथ पोल है तो करंट फ्लो करता है इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो करंट बनेगा वो इधर के रेस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा लेट से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन बन रही है वो इसके हिसाब से बन रही है कि आप इधर नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो या इससे दूर ले जाओगे तो फिर अपोजिट पोल आ जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो कि जो करंट यहाँ पर इस लूप में इंड्यूस हो रहा है ये हमेशा ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये इस चेंज का अपोज करे, भले ही वो पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो, ये हमेशा अपोज करेगा। इस तरह से करंट की डायरेक्शन बनती है, सेट होती है। तो ये जो डायरेक्शन के बारे में बताया था ये बताया था लेंज लॉ ने। और ये किस चीज़ पर कंजर्व होता है, मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप यहाँ पर
इस मैग्नेट को पास ला रहे हो तो आप कुछ एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए, यानी कि जो पोल यहाँ पर जनरेट होगा इसको रिपेल करने लगेगा उतनी एनर्जी से जितनी एनर्जी आप इसको यहाँ पर ला रहे हो। सो इट विल बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, आपको 3 कलर दे रखे हैं फॉर बैंड और आपको बता रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। मैंने एक वीडियो में इसका एक्सप्लेन किया हुआ है DSSB की। येलो का होता है 4, वॉयलेट का होता है 7, उसके बाद जो कलर आते हैं वो आते हैं पावर में, और ऑरेंज का होता है 3, और तो कुछ यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाए 47 और किलो ओम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। देखो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का 0 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर रेसिस्टिव इज 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट A। तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला मीटर का स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर एक ही बात है। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू रीड करंट, यानी कि एमीटर में आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इसका सॉल्यूशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अटैच कर दूंगा, उसमें आप देख लेना। मैंने पूरा गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करवाया हुआ है एमीटर में भी वोल्टमीटर में भी। फिलहाल यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और आपको कन्वर्ट करना है इसको एमीटर में। जनरली एमीटर डिवाइस जो है वो करंट को मेजर करती है और उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है मेजर करने के लिए करंट को। फिलहाल जब गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक पैरेलल में लो शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेलल में एक लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर था, अभी गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कब बदल रहे हैं, जब हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो तब आपको गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर आप कैसे कन्वर्ट करोगे, कनेक्ट करके किसको, कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका ध्यान रखना है। हाँ, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बदल रहा है तो एक हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट करोगे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना है तो लो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे पैरेलल में। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन शोज इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में से कौन इंक्रीज करता है ये बताना है। तो देखो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला किसी टी टेम्परेचर पर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो भले ही रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी है, दोनों ही टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि विच वन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटल के लिए दोनों ही इंक्रीज करेगी, बोथ विल इंक्रीजेस। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। देखो ओमेगा की एसआई यूनिट पूछी है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 थीटा अपॉन में टाइम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर होगा रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में अगर जूल पूछा जा रहा है तो वो रहेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल को 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहीं पर मैंने आपको बताया था अगर आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो उसमें जो स्लोप है वो रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पर ये पूछा है कि अगर आप V और करंट में ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने बताया था वो रिप्रेजेंट करेगी रेजिस्टेंस को। ठीक है, जैसे VI ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उस फ्लो के अकॉर्डिंग, और जो स्लोप आप निकालोगे
वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, और वही तो स्लोप होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज गिवन बाय। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, दिखाता हूँ कहाँ पर। देखो मैंने आपको बताया था रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, J ओमेगा L। अगर आपको इसको फ्रीक्वेंसी में लिखना है तो ये हो जाएगा ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड में ओमेगा L, ओमेगा को आप 2 पाई FL भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा XL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसमें यही पूछा इंडक्टर का क्या इतना हो जाएगा 2 पाई FL। देखो XL होगा 2 पाई FL या फिर ओमेगा L, XC होगा 1 अपॉन में 2 पाई FC या फिर 1 अपॉन में ओमेगा C। नेक्स्ट है द इन अ 4 बैंड रेजिस्टर लास्ट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर मान लीजिए आपके पास 4 कलर हैं, 4 स्टेप्स है रेजिस्टेंस पे, 1 2 3 4, तो शुरू की जो 2 डिजिट होंगी उसमें तो आप नंबर लिख लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है रेड, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है लेट्स से ब्राउन, फिर यहाँ पर है लेट्स से वॉयलेट, और यहाँ पर आता है फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड एक्चुअली टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, टॉलरेंस को। तो ये हो जाएगा रेड, ब्राउन का 1, और जो थर्ड बैंड होगा वो आएगी पावर में, यानी कि 7, और फिर प्लस माइनस हम लिखते हैं जो भी टॉलरेंस है। जैसे गोल्ड है, अगर मान लो ये गोल्ड स्ट्रिप है तो 5% हो जाएगा टॉलरेंस। अगर सिल्वर के लिए 10% हो जाता है, और अगर कोई कलर नहीं हो तो 20% टॉलरेंस रहता है। तो क्वेश्चन था कि फोर्थ बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो टॉलरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। ये भी मैंने आपको पहले करवा दिया है। देखो ये हमारा इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव में फेज डिफरेंस कितना रहेगा 90 डिग्री का। लीड कौन करेगा, वोल्टेज करंट से लीड करती है 90 डिग्री से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 1 ओम। तो एक सिल्वर वायर पहले ले लेते हैं, दैट इसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 ओम, और फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस लेंथ में, रो L अपॉन में एरिया। अब बोला कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट वायर। अब कोई दूसरा वायर है जिसकी लेंथ 1/3 है और जिसका डायमीटर 1/3 है, और उसकी रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नेट 30 गुना है सिल्वर से। तो देखो एक मैग्नेट वायर पहले बना लेते हैं। यहाँ पर इसका डायमीटर भी कम है और इसकी लेंथ भी कम है, तो इसकी जो लेंथ है मैं मान लेता हूँ L डैश है, वो L/3 है। अगर इसकी L है तो इसकी कितनी है, L/3। और इसका जो डायमीटर है मैग्नेट वायर का वो D/3 है, और इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो 30 गुना है जितनी सिल्वर वायर की रेसिस्टिविटी है उसके कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं जब रेजिस्टेंस निकालूंगा मैग्नेट के लिए RM, तो मैं लिखूंगा रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नेट, लेंथ ऑफ मैग्नेट अपॉन में एरिया ऑफ मैग्नेट वायर। लेकिन मुझे एरिया को पहले चेंज करना होगा डायमीटर में, तो रो L अपॉन में एरिया होता है। एरिया को आप लिख सकते हैं पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस को डायमीटर के टर्म में हम लिख सकते हैं D/2 का होल स्क्वायर, या फिर 2 2 जब 4 आएगा तो 4 रो L अपॉन में पाई D का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 1 ओम वो किसके बराबर होगा, 4 रो L अपॉन में पाई D का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो रहेगा 4 नई रेसिस्टिविटी, नया लेंथ और नया डायमीटर का स्क्वायर D डैश का स्क्वायर अपॉन में पाई यहाँ पर। अब हमें मैग्नेट वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कितना हो जाएगा। तो देखो 4 को 4 रहने दो, रो डैश को मैं कितना लिख सकता हूँ पुराने वाले के टर्म में, 30 टाइम्स ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ कितनी है इसकी L/3 है अपॉन में पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर कितना करेंगे D/3 का स्क्वायर, यानी कि D²/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अब देखो इसको मैं अगर यहाँ से कट करूँ तो ये 3 बचेगा और 3 जाएगा ऊपर 30 के पास, तो RM इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में 30, और जो बचा उसको लिख लो 4 रो L अपॉन में पाई इंटू D का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 30 का मतलब हो गया 3 से 9 यानी कि 90। और आप ये देखो 4 रो L अपॉन में पाई D स्क्वायर की जो वैल्यू 1 ओम के बराबर है, तो इसकी 90 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90 ओम। यानी कि जो मैग्नेट वायर है उसका रेजिस्टेंस 90 होगा, 90 होगा अगर सिल्वर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी सी ओनली 3 कलर ऑन अ रजिस्टर इट्स टॉलरेंस। ये मैंने आपको अभी बताया था। देखो सिल्वर की टॉलरेंस होता है 10%, गोल्ड का होता है 5%, और अगर कोई कलर ही नहीं है सिर्फ 3 ही बैंड है
तो टॉलरेंस होगा 20%। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्टोर एनर्जी। तो देखो बैटरी तो हमेशा आपको एनर्जी के लिए आप स्टोर करते ही हो, मतलब एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी का तो इस्तेमाल करते हो, उसी से तो फिर अपना एनर्जी लेते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई या सेल हो गया, तो बैटरी एनर्जी स्टोर करती है। कैपेसिटर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी का, तो इसका मतलब कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता होगा। इंडक्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ एल आई स्क्वायर, तो इसका मतलब इंडक्टर भी यूज़ करता होगा कुछ ना कुछ एनर्जी। लेकिन रजिस्टर एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, रजिस्टर। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है, तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।